11 जनवरी 2026 हरियाणा करनाल के असंध में रहने वाले हरि सिंह को अंदाजा नहीं था कि सुबह का सूरज उनकी जिंदगी में अमावस की काली रात से ज्यादा अंधेरा लेके आएगा। सुबह करीब 9:30 पर जब हरि सिंह का पोता रोहित सिंह घर के अंदर गया तो वहां का मंजर इतना डरावना था कि कुछ पल के लिए उसका शरीर शून्य पड़ गया। सांसें तेज हो गई, हाथ पर कांपने लगे। उसके सामने घर के अंदर हरि सिंह और उनकी पत्नी लीलावती दोनों का मृत शरीर पड़ा हुआ था। हाथ बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगा हुआ था और घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। रोहित ने खुद को संभाला और सबसे पहले पड़ोस में रह रहे चाचा को बुलाया और यहीं से एक शांत से घर की कहानी धीरे धीरे हैरान कर देने वाले डबल मर्डर केस में बदलने लगी। इस डबल मर्डर केस के बाद पूरे असंध में डर का माहौल सा बन गया था। आखिर यह सब करने वाला कौन था? क्या वाकई इसका कनेक्शन किसी अपने से था? और इस केस की ऐसी कौन सी भयानक सच्चाई सामने आने वाली थी जिसने इसे करनाल के असंध का सबसे खौफनाक ब्लाइंड मर्डर केस बना दिया था? वेलकम टू द केस, दिस इज स्क्रैच क्राइम। हरि सिंह एक लंबरदार थे। समाज में इनकी अच्छी इमेज थी। कबाड़ का काम करते थे। महीने की अच्छी इनकम थी लगभग 50,000 रुपए। हरि सिंह के दोनों बेटे गुलाब सिंह और बंसीलाल अपने अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। हरि सिंह अपनी पत्नी लीलावती के साथ अलग घर में रहते थे और इसी घर से कबाड़ का काम करते थे। छोटे व्यापारियों से कबाड़ कम दामों में खरीद कर ऊंचे दामों में बेचते थे, जिससे उन्हें काफी प्रॉफिट होता था। कई सारे ऐसे आइटम थे जो अपने घर में स्टोर करके रखे थे, जिनकी कीमत लाखों में थी। हरि सिंह के छोटे बेटे बंसीलाल ने बैंक से लोन लिया था। पहला लोन 7 लाख का, दूसरा लोन 4 लाख का था। लोन की EMI टाइम टू टाइम लेट होती गई, किस्तें टूट गईं, ब्याज बढ़ गया और जो कर्ज शुरुआत में छोटा था वह पेनाल्टी, चेक बाउंस चार्ज और चक्रवृद्धि ब्याज के दलदल में फंसकर लाखों का पहाड़ सा बन गया। बंसीलाल ने बैंक के अलावा निजी लोगों से भी पैसे लिए थे, जिसको मिलाकर लगभग 20,000 रुपए हो रहे थे। बैंक नोटिस पे नोटिस भेज रही थी और निजी लोग अलग से परेशान कर रहे थे। नौबत यहाँ तक के आ गई कि बैंक वालों ने बंसीलाल के घर को जब्त करने का नोटिस भेज दिया। जब ये बात हरि सिंह को पता लगी तो वो बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि बस एक ये गलती के कारण मेरे छोटे बेटे का घर नीलाम हो जाएगा और समाज के 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि हरि सिंह के छोटे बेटे का घर नीलाम हो गया और हरि सिंह देखता रह गया। क्या होगा मेरी इतनी मेहनत करने का? हरि सिंह ने अपनी जमा पूंजी मिलाकर बैंक वालों को 15 लाख रुपए दिए और बैंक से लोन को सेटलमेंट के जरिए बंद करा दिया। हरि सिंह ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाने से पहले बंसीलाल से और बंसीलाल के घर वालों से बात किया था। कहा था कि मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, लेकिन मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो बंसीलाल और उसकी पत्नी ने कहा था, आपका एक एक पैसा हम वापस कर देंगे। समय बीतता गया, बंसीलाल पैसे वापस करने में असमर्थ रहे। बंसीलाल अपने पिता हरि सिंह के यहाँ काम करते और हरि सिंह एक दिन का 700 रुपए देते, जिससे वह अपना खर्चा चलाते थे। बंसीलाल के छोटे बेटे रविंद्र ना तो कोई काम करता था और ना ही सीरियस था अपने दादा के पैसे वापस करने में। इसी बीच हरि सिंह के बड़े बेटे गुलाब सिंह को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो हरि सिंह की पत्नी ने कहा, अगर आप छोटे बेटे को 15 लाख रुपए दे सकते हो तो बड़े बेटे को भी 50,000 रुपए तक दे सकते हो, आखिर वो भी तो आपका ही बेटा है। तब हरि सिंह ने बड़े बेटे को 50,000 रुपए दिए और उनसे भी कहा कि आप मेरे पैसे वापस कर दीजिएगा। अपनी पत्नी का मन रखने के लिए हरि सिंह ने पैसे तो दे दिए थे, लेकिन यह बात परिवार वालों को हजम नहीं हुई। जैसे कि हरि सिंह ने बंसीलाल को पैसे देने से पहले ही यह शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारा लोन चुका दूंगा, लेकिन मेरा पैसा वापस कर देना, और यही शर्त आगे चलकर कहानी में एक नया मोड़ लेकर आ गई। 11 जनवरी 2026 आधी रात का समय था। रविंद्र और उसके 2 दोस्त प्रदीप और गुलशन तीनों मिलकर अपने ही घर से हरि सिंह के घर में कूद गए। तीनों ने मंकी कैप पहन रखी थी, जिससे तीनों की केवल आंखें ही दिख रही थी। रविंद्र ने दादी को पकड़कर उनके मुंह पर टेप लगाया, रस्सी से बांध दिए और फिर गला दबाकर डाला। और इस समय में जो हुआ वह वाकई रोंगटे खड़े करने वाला था। दादी ने खुद को बचाने के लिए रविंद्र को ही आवाज लगाई कि रविंद्र बचा ले। रविंद्र जब दादी के मुंह पर टेप लगा रहा था तब दादी ने रविंद्र की उंगली पे काट लिया था और यही तीनों ने हरि सिंह के साथ भी किया। इस घटना को चोरी की घटना दिखाने के लिए तीनों ने, खासकर रविंद्र ने, बहुत प्रयास किया। तांबे से भरी 2 बोरी 1,10,700 रुपए चुराए और घर का सामान इधर उधर फेंक दिया। दादा दादी की डेड बॉडी को एक कमरे में बंद करके भाग गए। सुबह करीब 9:30 पर गुलाब सिंह का बेटा रोहित जब हरि सिंह के घर के अंदर गया तो वहां का मंजर देख उसके होश उड़ गए। घटना देखने के बाद जब अपने चाचा बंसीलाल को बुलाने गया तो बंसीलाल तो साथ में आए, लेकिन रविंद्र ने मना कर दिया। कहा, जाओ जाओ, मैं नहीं आऊंगा। इस टाइम रविंद्र नहा रहा था। रविंद्र का इस टाइम का बिहेवियर रोहित को समझ नहीं आया। 10 बजे के आसपास पुलिस आई। जो देख रहा था उसके रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। पल भर में इस केस ने पूरे असंध को हिला कर रख दिया था। एक डर का माहौल सा बन गया था। लोग सोच रहे थे कि कोई ग्रुप
आ गया है जो केवल एजेड इंसानों को टारगेट करता है। ये केस जितना सिंपल लग रहा था उतना था नहीं। जैसे जैसे परतें खुलती जा रही थी यह केस मकड़ी के जाल की तरह फैलता जा रहा था। क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है। डॉग बार बार हरि सिंह के घर से रविंद्र के घर तक ही जाता और वहां पर रुक जाता। पूरे घर में मातम पसरा हुआ था और घर के अंदर से सिर्फ रोने की आवाज बाहर आ रही थी। चेहरे पर दुख, हाथ की उंगली में पट्टी बांधे रविंद्र भी वहीं पर बैठा था और बार बार कह रहा था, जरा सा भी उसको दया नहीं आई क्या? जब पुलिस की नजर इस पर पड़ी तो पुलिस वालों ने पूछा कि रविंद्र आपके हाथ में यह चोट कैसे लगी? तो रविंद्र बहुत सूझबूझ के साथ जवाब देता है कि सर मैं कल लकड़ी काट रहा था तो मेरे हाथ की उंगली में ये चोट लग गई। जांच होने के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो सारी परतें खुलती चली गईं। दादी के दांतों में मांस का टुकड़ा फंसा हुआ था। दादी ने रविंद्र की उंगली में इतनी जोर से काटा था कि उंगली का मांस दादी के दांतों में फंस गया था। पहले तो पुलिस वालों ने रविंद्र की चोट देखी और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिर तीसरा डॉग का रविंद्र के घर तक ही जाना, साथ में 15 लाख का कर्ज। इन 4 पॉइंट्स ने रविंद्र को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। पुलिस ने रविंद्र को बुलाया और पहले तो प्यार से बात की। जब शुरुआती बातचीत से कोई ठोस सबूत नहीं मिला तब पूछताछ का तरीका बदला गया। अब सवाल ज्यादा सीधे और सटीक होते गए। पुलिस ने रविंद्र के सामने वही सबूत रखे जिनका वह जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस ने रविंद्र की फैमिली को बुलाया और उनसे एक करके पूछताछ की। फैमिली के सभी मेंबर्स को अलग अलग बैठाकर एक ही सवाल किया गया। सवाल एक और जवाब अलग अलग मिला, लेकिन रविंद्र और उसकी माँ गीता का बयान कुछ मिलता जुलता रहा। फिर पुलिस को रविंद्र की नजरों में थोड़ी घबराहट दिखाई पड़ी। उसकी बातें आपस में लड़खड़ाने लगी। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा। रविंद्र अंदर से टूट गया और सारी बातें उगलने लगा। रविंद्र ने प्रदीप और गुलशन के बारे में बताया। उनको भी अरेस्ट किया गया, थाने लाया गया। गुलशन जो कबाड़ का काम करता था, दिन में फेरी करता, इधर उधर से कबाड़ खरीदता और शाम को हरि सिंह के यहाँ बेच देता। गुलशन की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। रविंद्र पहले से ही गुलशन की सारी स्थिति के बारे में जानता था, इसलिए उसने गुलशन को एक ऑफर दिया कि मेरे दादा के घर के अंदर 2 तांबे से भरी बोरियां रखी हैं, वो बोरियां तुम्हारी और जितना कैश होगा वो सब मेरा। गुलशन बिना कुछ सोचे समझे मान गया और अपने भतीजे प्रदीप को भी बुलाकर सब कुछ बताया। प्रदीप की भी स्थिति गुलशन की तरह ही थी। अभी तक प्रदीप और गुलशन को केवल चोरी का ही पता था कि चोरी करके वहां से निकल आएंगे, लेकिन जब 11 फरवरी 2026 को दोनों चाचा भतीजे रविंद्र के घर गए तो प्लान बदल गया। चोरी से मर्डर तक के चला गया। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी और कबूलनामे के बाद पुलिस को लगा कि ये केस अब सुलझ चुका है, लेकिन इस कहानी का मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। जब हरि सिंह ने गुलाब सिंह को 50,000 रुपए दिए थे तो बंसीलाल से पैसे वापस करने के लिए कहा था। बार बार पैसे वापस करने को कहना कहीं ना कहीं रविंद्र को तो बुरा लग रहा था और साथ में उसकी माँ गीता को भी बहुत बुरा लग रहा था। गीता ने प्लान बनाया और रविंद्र को उसमें शामिल किया। रविंद्र से कहा, इन दोनों को रास्ते से हटा दो, इनके घर की जमीन पर मंदिर बनवा के तुम लोगों की कुंडली देखना और लोगों को लूटना, और साथ में 15 लाख रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही रविंद्र लोगों की कुंडली देखता था, हाथ देखता था और समाज में अच्छा बनने के लिए गौशाला में जाकर गायों की सेवा करता था। रविंद्र यहाँ तक की सीमित नहीं था, उसके काले कारनामे और भी थे। रविंद्र की बुआ की बहू से रविंद्र का नाजायज संबंध था, जिसके चलते रविंद्र ने उसको भगाकर अपने घर में ले आया था। जब बुआ बहू को वापस लेने के लिए रविंद्र के घर आई तो रविंद्र और उसकी माँ गीता ने बुआ को डंडे से मारा, जिससे उनकी टांग टूट गई। हरि सिंह और उनकी पत्नी लीलावती को मारने का प्लान रविंद्र और उसकी माँ के बीच पहले से ही चल रहा था, लेकिन कोई इंसान नहीं मिला जो इनका साथ दे ये सब करतूत करने में। रविंद्र की मां ने पहले तो प्रदीप और गुलशन को तांबे का लालच देकर चोरी करने को कहा। जब वह दोनों मान गए तब उन्होंने प्लान बदल दिया और यह बात रविंद्र के पिता यानी बंसीलाल को पता न चल सके, इसलिए रविंद्र की मां ने रात में दूध में नींद की कुछ गोलियां मिला दी थी और इसी के चलते बंसीलाल को गहरी नींद आ गई थी। इस टाइम चारों आरोपी अपने कारनामे जेल में सुना रहे हैं।